नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने सबको हंसाते हंसाते आज रुला दिया। जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन जो सबको हंसाने का काम करते थे, राजू श्रीवास्तव, वो अब हमारे बीच नहीं है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज अपनी अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद वो अस्पताल में इलाजरत थे, वेंटिलेटर पर, और इस दौरान लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। एम्स में इलाजरत राजू श्रीवास्तव के निधन की दुखद खबर ने सबको परेशान कर दिया, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी, चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, राजू श्रीवास्तव के फैन हों, उनको चाहने वाले हों, सभी ये दुआ कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव जिंदगी की इस जंग को जीत जाएं, वो स्वस्थ होकर एक बार फिर से सभी को हंसाते हुए नजर आए। लेकिन सबको हंसाने वाला आज सबको रुलाकर इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया है। राजू श्रीवास्तव जो 40 दिनों तक जिंदगी की इस जंग को लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार उस जंग में वो हार जाते हैं। कई दिनों से इलाजरत राजू श्रीवास्तव के चाहने वाले, उनके परिवार के लोग सभी इस वक्त स्तब्ध। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। तो गजोधर के नाम से चर्चित एक हास्य कलाकार जो जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों के बीच भी जब पर्दे पर, स्क्रीन पर खड़ा होता है तो लोगों को सिर्फ हंसाने का काम करते थे, और वो भी बड़ी जीवंतता के साथ, आत्मीयता के साथ। हर एक शख्स उनमें अपने किरदार को ढूंढता हुआ नजर आता था, और ऐसे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज इस दुनिया को छोड़कर भले चले गए हों, लेकिन उनकी स्मृतियां सभी के जहन में जरूर हमेशा ताजा रहेंगी। याद के तौर पर वो हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिंदा दिल राजू श्रीवास्तव जो लोगों को जिंदगी देने का काम करते थे। कोरोना के काल में जब लोग घरों में कैद थे, लोगों के बीच जिंदगी जीने की अगर उम्मीद के तौर पर अगर कुछ देखा जाता था तो लोग उस दौरान राजू श्रीवास्तव के शोज को देखना पसंद करते थे। वो राजू श्रीवास्तव आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सासाराम जिले से गुजरने वाला सासाराम गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर आज मालगाड़ी के पटरे बेपटरी हो गए, और रेल जब इस मालगाड़ी की कुमाऊं रेलवे स्टेशन पर बेपटरी होने की खबर सामने आई, बताया जा रहा है कि डाउन और अप दोनों ही रूट पर परिचालन बाधित हो गया है। कई ट्रेनों पर इसका सीधा असर है। 14 ट्रेनों पर माना जा रहा है कि सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। हालांकि इस रूट पर स्थिति को सामान्य करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटरी पर बिखरे हुए ये डिब्बे आपको नजर आ रहे होंगे। मालगाड़ी के ये डिब्बे यहाँ पर डिरेल होकर
बिखरे हुए दिख रहे हैं आपको। बिहार के सासाराम में ये रेल हादसा तकरीबन सुबह के 6 बजे के आसपास बताया जाता है। हालांकि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तकरीबन 14 ट्रेनों पर इस रूट पर जो ट्रेनें यहां से गुजरती हैं उन पर इसका सीधा असर है और इसी वजह से इस वक्त युद्ध स्तर पर इस रूट को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त प्राथमिकता यह है कि इस रूट पर आवागमन जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। हादसे की जांच की जा रही है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर आवागमन जरूर बाधित है। सुबह 6 बजे के आसपास यह हादसा हुआ और इस हादसे की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर असर है। कुमाऊं क्या बोलते हैं इसको? कुमाऊं। हाँ, कुमाऊं स्टेशन पर मालगाड़ी जो है पटरी से ये उतर गया है, जिस पर 5-6 जो है बोगी ऊपर चढ़ गया, बोगी पर बोगी, सारा लाइन डिस्टर्ब है। इसी के सूचना के आधार पर हमने घटनास्थल पर आए हैं, मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कोई हताहत नहीं है? हाँ, किसी का हताहत नहीं है। इस मालगाड़ी में कुछ मतलब ये नहीं था, लोड सामान। बेगूसराय के बरौनी PSC में एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों की तरफ से अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। परिजन ये कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही की गई और इस वजह से प्रसूता की जान चली जाती है। मृतक का नाम रिमझिम देवी है, जो निंगा पंचायत की रहने वाली थी। परिजनों ने उसे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिस वजह से महिला की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और यही वजह है कि परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लापरवाही तो सर इसका मतलब पूरा है लापरवाही इसका। 1 घंटा में एम्बुलेंस आया सर, फोन करने के बाद सारा एम्बुलेंस ब्लॉक पर से गया था। जब मेरा पेशेंट पूरा सीरियस में तो सर गाड़ी मुझे भी नहीं मिल रहा था। कब ले गए थे? सुबह लमसम 6:30 बजे। गैंग रेप का विरोध करने पर जिंदा जलाई गई सीतामढ़ी की नाबालिग ने आज जिंदगी की जंग हार जाती है। उसने दम तोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे उसने कई सवालों को जरूर छोड़ रखा है। मौत से 10 घंटे पहले पीड़िता ने अहियापुर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था। पीड़िता ने गांव के ही 4 युवकों का नाम लिया। पुलिस ने इन चारों युवकों को पकड़ने की गुहार इस नाबालिग की तरफ से लगाई जाती है। न्याय दिलाने की मांग इस नाबालिग ने की और इसके बाद बीते 30 अगस्त को सीतामढ़ी में दरिंदों ने इस घटना को जब अंजाम दिया, उसके बाद से लगातार पुलिस पर अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बना हुआ था। हालांकि घटना के 22 दिनों बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसीलिए अब तक उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। संध्या 7 बजे गांव के ही 5 आदमी मिलके एक राय करके उसको गलत नियत से, दुष्कर्म की नियत से उसको पकड़ के ले गया और उस दुष्कर्म की साक्ष्य को और सबूत को छुपाने के लिए संजय राय उस पर तेजाब डाल दिया और उस छटपटाहट के क्रम में अशोक राय मिट्टी तेल ला के डाल दिया और राम बच्चन राय उसे सलाई मार दिया और खड्डा में धकेल दिया। मैंने उसके साथ गलत करने की नियत से जो प्रतिक्रिया उसका बहिष्कार की, उसके बाद उसको जला दिया गया मिट्टी तेल छिड़क के, जिसका इलाज चल रहा था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि अब ये नाबालिग इस दुनिया में नहीं है, इसने दम तोड़ दिया है। और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, सीतामढ़ी की दावनी को इंसाफ कब मिलेगा? बलात्कारियों की गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित होगी? क्योंकि 22 दिन बीत चुके हैं और अब भी ये इंतजार में ही बीत रहा है। सलाखों के पीछे ये दरिंदे कब होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? तो 30 अगस्त को घटना घटती है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
22 दिनों से सीतामढ़ी पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल सभी के जहन में दौड़ रहा है। सिर्फ पीड़ित पक्ष ही नहीं, आम लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि सलाखों के पीछे इस घटना के दरिंदे कब होंगे। ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। बिहार में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपकर खुद अब केंद्र की राजनीति की तरफ रुख करने वाले हैं। फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि उन्होंने कल इन सारे सवालों और कयासों पर विराम चिन्ह लगाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने खुद बातों के जरिए इस पर विराम लगाया और नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के जरिए ये साफ कर दिया कि वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करना है। नहीं, ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है। तो फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के नीतीश कुमार के कयास को लेकर नीतीश कुमार ने खुद इस पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने इन कयासों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं और ऐसा वो कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी से शिगुफे से ज्यादा कुछ मानती नहीं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं तो ये एक सकारात्मक पहल होगी, सकारात्मक सोच होगी। बयानों से पलटने के लिए जाने जाते हैं। राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद में इनकी कोई रुचि नहीं थी। जदयू के नेशनल काउंसिल से प्रधानमंत्री मटेरियल का प्रस्ताव पारित करवाते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा करवाकर राजनीतिक तापमान नापने का कोशिश करते हैं। जदयू बोलती है देश बदलेगा, प्रधानमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी अगले ही दिन आके कहते हैं कि खंडन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर पार्टी के लोग कहते हैं कि फूलपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, अगले दिन फिर नीतीश कुमार जी आकर के खंडन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किस तरह का शगुफा हो रहा है? इतने कमजोर हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी कि पार्टी से बोल करके और टेस्ट करके देखना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी की जो चर्चा है या कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ने की जो चर्चा है, इस पर हमारी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया है। समय समय पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने स्थितियों को स्पष्ट किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री जी ने भी स्थितियों को साफ किया है। लेकिन जब भी इस तरह की चर्चाएं उठती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग व्याकुल हो उठते हैं। इनके बयानवीर अनाप शनाप बयान देने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी की तरफ इशारा करके जो आने वाली पीढ़ी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने की बात कही है, उससे भाजपा खेमे में बेचैनी है और भाजपा को कभी भी युवाओं को और युवाओं के सवाल पर साथ खड़े नहीं होने का जो उनका दृष्टिकोण रहा है, उसी दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, जैसी हमारी भावना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक उसी तरह से जदयू के लोगों की भावना है कि उनके नेता नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। ये तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें क्या हैरानी की बात है। अब ये जदयू के लोग तय करेंगे नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे कि चुनाव लड़ेंगे ही नहीं लोकसभा का, ये वो तय करेंगे।
तो एक तरफ फूलपुर सीट को लेकर जहां कयास लग रहे थे, उस कयास को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान के जरिए विराम देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ एक बयान ने इसी सियासत को और ज्यादा जोर की हवा दे दी। बयान जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है और इस बयान के मायने इस रूप में निकाले जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। जरा भी नहीं। हरियाणा जाने से 25 तारीख हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है, समझ गए ना। तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, आगे आने वाली पीढ़ी को दायित्व सौंपा जाएगा, युवाओं के हाथ में कमान होगी, युवा उसकी बागडोर थामेंगे और ये युवा शब्द का इस्तेमाल किया जाना, इस तरीके से नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा परिवर्तन और बदलाव का देखा जाना इन कयासों को जोर और हवा दोनों दे रहा है। हालांकि इसे लेकर इस बयान को और इस बयान के साथ इसके मायने को राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से नाप और तौल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कुमार जी, आपने जो कहा है कि युवाओं को बढ़ाऊंगा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के तरफ इशारा करके, तो क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई इस तरह का युवा नहीं है? आप कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों से मतलब क्या है? क्या अपने बड़े भाई के दोनों पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं? हालांकि बिहार के युवाओं की बात आपसे सुनना और ये समझना कि आप उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल किसी को भी नहीं पचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात कही है। आज देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन है? कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वो सभी विपक्षी पार्टियों को देश हित में, देश बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन जब समय आएगा और जनता की मांग होगी तो फिर ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बात कही वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी शुरुआत की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि मैं अब चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में युवा आगे बढ़े, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अनुभव और युवा जोश दोनों के साथ चलेगी, तभी जाकर के बिहार में वो विकास संभव हो पाएगा। पटना में आरजेडी की तरफ से राज्य परिषद की बैठक पार्टी ऑफिस में आयोजित की गई और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिनके अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीश नारायण ने। राजद के राज्य परिषद की बैठक जो है वो आज राजद कार्यालय में हो रही है और आपके तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, राजद कार्यालय को फूलों के सजाया गया है और तमाम राजद के राज्य भर से जो कार्यकर्ता है वो लगभग 1000 से ज़्यादा सदस्य जो है राज्य परिषद के, वो यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं। और ये आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये यहाँ पे पंजीयन काउंटर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तमाम जिलों से आए हुए जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो राज्य परिषद के जो भी सदस्य हैं वो यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, ये तस्वीरें ज़रा देखिए कि जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव ने तमाम लोगों को कहा था कि पार्टी में जो भी पहुँचे वो हरे गमछे में और टोपी के साथ पहुँचे, तो वो एक परंपरा जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रही है और तमाम लोग जो हैं वो उसी ड्रेस में दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे शामिल होने के लिए। आपको बता दूं कि राज्य परिषद की बैठक में आज जहाँ जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, राज्य परिषद से वो पास किए जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो चुनाव होना है उसे लेकर के डेलीगेट्स की चुनाव होगा। आप कहाँ से आए थे? हम सारण जिला के तरैया से आए हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिए? हाँ, कहाँ रजिस्ट्रेशन में। तो और आज के राज्य परिषद की बैठक में क्या क्या तैयारी बा?
तैयारी बनाना है हम लोग के नेता को, जो पद था वो पद दिलवाना है, और क्या करना है। लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। अब लालू जी नहीं आएंगे तो दुनिया चलेगा, जब तक रहेगा देश में। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक है। माननीय जगता बाबू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज प्रस्ताव लिया जाएगा, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और प्रस्ताव पारित करके उनके निर्वाचन को पूरी तरह से पार्टी के रैंक एंड फाइल लीडर के द्वारा स्वीकृत किया। 2024 लोकसभा के चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति बनेगी और यहाँ से तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, तमाम जो लोग हैं वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात पिंडदान की। ऐसे तो पितरों को पिंडदान करने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर इसे लेकर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं और पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये पिंडदान किया जा रहा है। लेकिन औरंगाबाद के पुनपुन में इसका एक खास महत्व है, इसकी एक विशेष महत्ता है और यही वजह है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से, दूर दराज से लोग पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दुखद तस्वीर ये कि यहाँ पर सुरक्षा के वो इंतजाम नहीं है जिसकी उम्मीद पिंडदानी यहाँ जो पहुंच रहे हैं वो कर रहे थे। हालांकि डीएम की तरफ से ये कहा गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूर सुनिश्चित की गई है। आने वाले वक्त में आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्थाओं को लेकर भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करना आवश्यक है, जिससे पितरों की तृप्ति होती है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा दिखाई गई रास्ते को अपनाते हुए यहाँ आकर हम लोग अपना कर्म पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। जिले के तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को लिखित आवेदन मैंने दिया, परंतु कुछ नहीं हो सका। न रास्ता है, न घाट है, न पीने का पानी है, महिलाओं को वस्त्र बदलने की स्थान नहीं है और शौचालय तक की मूलभूत सुविधा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। मुख्य तौर पे गया में हम यहाँ पे होता है, वहाँ से जो लोग जाते हैं और रास्ते में यहाँ भी कुछ जगह पे करते हैं। हम लोग वहाँ पे डेपुटेशन करते हैं लोकल स्तर पे, लोकल थाना के स्तर पे, और बाकी सुविधाएं हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन छठ जैसी सुविधाएं हम लोग अभी नहीं देते हैं, वो छठ के दौरान ही हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सुविधा लोगों को दे सकें। तो पुनपुन घाट पर जिन सुविधाओं की उम्मीद यहाँ पर पहुंचने वाले पिंडदानी कर रहे थे वो इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आए और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि जब इसका इतना धार्मिक महत्व है तो यहाँ इंतजाम और व्यवस्थाएं वैसे उस स्तर की होनी चाहिए। डीएम ने इसे लेकर आश्वस्त भी किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।